हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। मैं अलका आपके सामने हाजिर हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक अभी जो लास्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने दिया था, तो उसमें मैंने आपको कहा था भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी। डेफिनेटली आपने चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आप वाकई में उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाकई में आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगी, हम अपना क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था हमारा आज का टॉपिक है। इसमें देखिए क्या क्या है। कोठारी आयोग भी है, मुदालियर आयोग से संबंधित क्वेश्चंस हैं एंड और वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 उससे संबंधित है, सर्व शिक्षा अभियान, इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि ऑप्शन ए है सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, बी है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, सी प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की जाए एंड डी ऑप्शन हमारा है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। तो हमारे यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आंसर हमारा ऑलरेडी है, तो डी ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, एक विद्यालय नीति सफल कब होती है, मतलब विद्यालय की जो व्यवस्था है वो सफल कब मानी जाएगी? वो तभी सफल मानी जाएगी जब विद्यार्थियों को ना शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, मतलब हर स्टूडेंट को समान समझा जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना ही हमारे धर्म के आधार पर, ना ही गरीबी अमीरी के आधार पर। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं, सभी को समान देखा जाएगा, सभी बच्चों को समान देखा जाएगा। तो विद्यालय की नीति सफल मानी जाएगी, तभी विद्यालय नीति सफल मानी जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कथन है हमारा ए विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। कारण देख लेते हैं। गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं। तो कोड देखते हैं हम यहाँ पर। ए है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है हमारा ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है हमारा, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर क्या आंसर हमारा होगा? देखिए, विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं, ऐसा है रीज़न? हाँ होता है, क्योंकि उनके पास कोई इनकम होती नहीं है, अच्छी अर्निंग होती नहीं है, तो वो क्या ऑप्शन बचता है उनके पास? तो वो स्कूल छोड़ देते हैं, यही ऑप्शन बचता है हमारे उनके पास में। ठीक है, ये स्टेटमेंट मतलब सही है ना। दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा, कारण जो बता रखा है, गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, ये भी सही है। अब गरीब परिवार हैं, वो कैसे पढ़े लिखेंगे? ठीक है, उनके जो माँ बाप रहे होंगे उन्होंने नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को, तो गरीब परिवार के जो माता पिता होते हैं वो अशिक्षित होते हैं और गरीबी की वजह से ही वो अपने बच्चों को भी स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। तो ये कारण ठीक है, लेकिन ये ना इन दोनों है ना, ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये जो है रीज़न हमारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है? तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है शिक्षा के सामाजिक पहलू में कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रवेश में आरक्षण। ठीक है, ऑप्शन को समझना थोड़ा। बी ऑप्शन है हमारा पुस्तकों का निःशुल्क वितरण। ऑप्शन सी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, सामाजिक पहलू से संबंधित हमारा क्या है? शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, पुस्तकों का निःशुल्क वितरण। ठीक है, जो सामाजिक पहलू है। अब प्रवेश में आरक्षण, जैसे कि स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो तो गलत होगा ना। आप मतलब एक तरह से कोई टीचर होता है, मान लो जानता है, ठीक है, किसी पेरेंट्स को जानता है और वो अपने उनके बच्चे का एडमिशन करा रहा है स्कूल में, तो ये एक तरह से वो हो जाता है, करप्शन टाइप हो जाता है। ठीक है, और ये देखो सामाजिक पहलू जो है बी ऑप्शन हमारा, ये पुस्तकों का निःशुल्क वितरण। ठीक है, ये सामाजिक पहलू के लिए बिल्कुल सही एग्जाम्पल है।
यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जिले की शिक्षा सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो जिले की शिक्षा सुविधाओं के हम कैसे जानेंगे? ऑप्शन ए है हमारा सर्वेक्षण विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी ऐतिहासिक विधि और डी है अध्ययन विधि। तो यहाँ हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम जिले की जो शिक्षा सुविधाओं की स्थिति हम जानेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वे करना पड़ेगा हमें उस चीज़ के लिए। तो सर्वेक्षण विधि हमारे यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर भी हमारा है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो ऑप्शन ए है हमारा वियर्ड, बी है के.जी. सैयदन, सी ऐतिहासिक विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। किसने दिया है ये स्टेटमेंट? शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल राइट है ए ऑप्शन वियर्ड। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय है। तो क्या है इसका आंसर? निम्न में से साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय क्या है? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन हमारा है कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में साक्षरता के लिए प्रयास करना। अब हमें संतुलन बिठाना है साक्षरता के लिए, ठीक है, असंतुलन को दूर करना है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज होती है इनकी, बट जब हम बार बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो वो हमें समझ में आ जाता है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन को, यानी कि किसी कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर है ना शैक्षिक असंतुलन है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। ऑप्शन देखते हैं हम। ए है कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में साक्षरता के लिए प्रयास करना। अब देखो जहाँ पर जिस क्षेत्र में साक्षरता कम है उस क्षेत्र में हमें साक्षरता को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। बी ऑप्शन है हमारा साक्षरता के लिए जिले को इकाई बनाना। सी है कम साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता देना। ठीक है, ये भी सही बात है। और डी ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये सारे के सारे सही उपाय हैं। किसी भी क्षेत्र में साक्षरता जो असंतुलन है, ठीक है, शैक्षिक जो असंतुलित फैला हुआ है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सारे उपाय बिल्कुल सही हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया किसकी कृति है? ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी आंसर मार्क्ड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, के.जी. सैयदन। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया के.जी. सैयदन की कृति है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारा है एट्थ क्वेश्चन, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र शामिल है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। पहला कथन है हल्का बंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित किए जाएं। सेकंड है पहले से चल रहे विद्यालयों को अनुदान दिए जाएं। थर्ड है निजी विद्यालय को सरकारी सहायता प्रदान न की जाए। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ये सभी। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन दोनों। ठीक है, पहला और दूसरा, ये सभी नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि चार्ल्स वुड घोषणा पत्र में ये शामिल नहीं है, निजी विद्यालयों को सरकारी सहायता प्रदान न करना। ठीक है, मतलब कि चार्ल्स वुड जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, और इसमें दिया हुआ है न दी जाए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है न दी जाए। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ना नोट करना है हमें। ठीक है, और अपने आंसर को सही बताना है, सही मार्क करना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमें मैच करना है यहाँ पर
सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए स्टैनली घोषणा पत्र हमारा है। स्टैनली घोषणा पत्र किस साल में आया था? तो 1859 या 1904 या 1862 या 1854। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हमारा होगा। देखिए स्टैनली घोषणा पत्र है, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र है, हंटर आयोग और कर्जन प्रस्ताव। तो स्टैनली जो घोषणा पत्र था ये हमारा ये हमारा आया था। देखिए स्टैनली घोषणा पत्र हमारा 1859 में आया था। ठीक है, अब है हमारा दूसरा चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जो है हमारा 1854 में आया था। इसके लिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ। हंटर आयोग जो है हमारा 1862 3 का 3 यानी कि कर्जन प्रस्ताव जो है 1904 में आया था। ओके, तो हमारा यहाँ पर बन गया है। देखो पहले का पहला ही है, दूसरे का 4 है और तीसरे का तीसरा है। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है। पहले का पहला है और दूसरे का 4 है। हम देखते हैं इसको, पहले का पहला और दूसरे का 4। तो हमारे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 10 क्वेश्चन है हमारा। कथन है और कारण, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं हमारा कथन क्या है। प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना संविधान में अनिवार्य लक्ष्य माना गया है। अब प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना संविधान में अनिवार्य लक्ष्य माना गया है। ठीक है, कारण देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट है ना व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आर जो स्टेटमेंट है ये एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए क्या होता है ना, प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ये संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। ठीक है, अनिवार्य है ये बच्चे को ना, जो बेसिक एजुकेशन है वो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा है जो है संविधान में अनिवार्य किया हुआ है, इसको वो मिलनी चाहिए। अब भारत में दूसरा हमारा कारण है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, बातें अलग बोल रहे हैं। एक संविधान से संबंधित है, एक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो व्याख्या नहीं हो रहा है, दोनों कहीं पर भी कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की हो रही है, वो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा। स्टैनली घोषणा पत्र के बारे में सही कथन है। फर्स्ट है शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था लागू की जाए। सेकंड है सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करे। स्टैनली घोषणा पत्र में सही कथन बताइए, इसके बारे में सही कथन बताना है हमें। पहला है शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था लागू की जाए। दूसरा है सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करे। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक है, केवल दो है और सी दोनों हैं। तो आंसर भी हमारा यहाँ पर सी ही होगा, क्योंकि दोनों ही स्टैनली घोषणा पत्र से संबंधित है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 12 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की है। तो कौन सी सिफारिश है हंटर आयोग की। ए देख लेते हैं हम, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। बी है प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में प्रदान की जाए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों को मातृभाषा में भी देनी चाहिए। सी है प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय सरकार को दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, हंटर आयोग की जो सिफारिश है वो है हमारा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। नेक्स्ट है हमारा सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए है हमारा 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, बी है हमारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए। असत्य पूछा है कथन, आप देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सत्य और असत्य में इसमें काफ़ी बार ना गलत हो जाता है, आंसर आते हुए भी हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो ध्यान से पढ़िए ऐसे क्वेश्चंस को। सी ऑप्शन है हमारा प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करना। ठीक है, प्रशिक्षित यानी कि ट्रेन जो टीचर हैं उनको अपॉइंट करना।
डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन जो है वो है हमारा ऑप्शन ए 7 से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्न कथनों का किसी से संबंध है। अब हमें ये प्रस्ताव दिए हुए हैं, रिपोर्ट है और आयोग। ठीक है, इनमें से हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट है उससे संबंधित है। ठीक है, किस प्रस्ताव से संबंधित है देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा जूनियर व बेसिक के 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। दूसरा है बुनियादी शिक्षा को कनिष्ठ कक्षाओं का माध्यम बनाया जाए। तीसरा है व्यापारिक व कला शिक्षा पूर्ण व अंशकालीन हो। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा। कर्जन प्रस्ताव ए है कर्जन प्रस्ताव, बी ऑप्शन है गोखले रिपोर्ट, सी है सार्जेंट रिपोर्ट और डी है हमारा हंटर आयोग। तो आंसर हमारा यहाँ होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सार्जेंट रिपोर्ट से ये तीनों स्टेटमेंट संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15 क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको पहले मैं छोटा कर देती हूँ, पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं हम। 15 है हमारा। तो कथन है हमारा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग का गठन वर्ष 1943 में किया गया है। कारण देख लेते हैं। सार्जेंट ने अपना घोषणा पत्र केंद्रीय सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसमें से बताना है हमारे कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत और आर सही। तो इसमें क्या आंसर हमारा सही होगा? डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ए स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत है और आर हमारा जो है सार्जेंट ने अपना घोषणा पत्र केंद्रीय सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन, विकलांगों के लिए शिक्षा से संबंधित सही कथन है। तो पहला है विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें अलग से शिक्षा दी जाए। दूसरा है सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत उनके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। अब इनमें से स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी है 1 और 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। विकलांगों के लिए शिक्षा से संबंधित जो कथन है ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें अलग से शिक्षा दी जाए, ठीक है। सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत उनके लिए विशेष प्रयास भी किए जाएं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, वार्नॉक समिति 1978 ने विकलांगों के लिए क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना है। तो क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना है? ऑप्शन ए है विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति, बी है शिक्षा प्रशासकों का दृष्टिकोण, सी है माता पिता के दृष्टिकोण और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए वार्नॉक जो समिति थी 1978 में निर्मित, उसने विकलांगों के लिए कौन सा परिवर्तन लाए? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए है, विकलांगों के लिए उन्होंने सामान्य अभिवृत्ति का प्रचलन किया। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन, भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है? भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हमारा विकलांगों से। ठीक है, समन्वित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। समन्वित शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। कभी कभी हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश टर्म भी उसका देख लेना चाहिए क्वेश्चन का। जब हमें हिंदी में थोड़ा टिपिकल लगता है तो हमें इंग्लिश में भी उसको चेक कर लेना चाहिए। इंग्लिश में हमें इजीली समझ में आ जाता है फिर वो। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विकलांगों से, बी प्रौढ़ों से, सी बच्चों से या डी ये सभी। तो आंसर हमारे यहाँ पर होगा समन्वित शिक्षा योजना जो है संबंधित है विकलांगों से। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है, यह कथन किसका है? तो ए है डॉक्टर एस कोठारी,
बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी मुदालियर एंड डी सार्जेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिन्होंने ये कहा है राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा व्यवस्था 20 क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा के आधारित सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ए है मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की जाए, बी है औद्योगिक विषय को भी शिक्षा में शामिल किया जाए, सी है शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, डी है हमारा शिक्षा का माध्यम स्थानीय होना चाहिए। तो बुनियादी शिक्षा के जो आधारित सिद्धांत है उसमें कौन सा इन कथनों में से शामिल नहीं है, इन ऑप्शंस में से शामिल नहीं है, वो हमें यहाँ बताना है। तो देखो बुनियादी शिक्षा जो है बेसिक एजुकेशन है, उसमें मातृभाषा चाहिए, ठीक है। जो बेसिक एजुकेशन है हमें जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है उसमें मातृभाषा में ही समझाया जाता है सबसे पहले, ठीक है। औद्योगिक विषय को भी शिक्षा में शामिल किया जाता है, शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, ठीक है। अपनी इच्छा से मतलब बच्चे को ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर वो इच्छुक है तो उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना भी उसको फ्री नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। तो इसमें देखो शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। कौन सा? डी स्टेटमेंट जो है इसमें सही नहीं है, शिक्षा का माध्यम स्थानीय होना चाहिए, ये चीज़ इसमें सही नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारा है सॉरी इसमें मैं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, सॉरी मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। देखिए माध्यम तो होना चाहिए स्थानीय भाषा, इसमें माध्यम होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा के आधारित सिद्धांतों में शामिल नहीं है, हमसे ये पूछा है, शामिल नहीं है। तो औद्योगिक विषय जो बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षा जो है उसमें औद्योगिक विषय का तो अभी रोल आएगा नहीं, तो औद्योगिक विषय को भी शिक्षा में शामिल किया जाए। तो ये स्टेटमेंट इससे संबंधित नहीं है। बेसिक एजुकेशन से मातृभाषा में चाहिए, ठीक है। शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर गलत मेंशन है, ये डी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ये डी नहीं होगा, यहाँ पर बी आंसर होगा, ठीक है। ये गलत हो गया टाइप यहाँ पर, तो बी आंसर यहाँ सही है। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन, किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया हुआ है? किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया हुआ है, ठीक है। किस किया गया है? तो ए है हमारा आश्रम विद्यालय, बी है केंद्रीय विद्यालय, सी नवोदय विद्यालय और डी सैनिक विद्यालय। देखिए दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, अभी भी डाउट है मुझे इसमें, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे क्लियर करना इसका, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें डी है या बी है इसमें ऑप्शन, ठीक है। आप मुझे क्लियर कीजिए। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं 21, किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया हुआ है? ए ऑप्शन है आश्रम विद्यालय, बी केंद्रीय विद्यालय, सी नवोदय एंड डी सैनिक विद्यालय। तो आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन नवोदय विद्यालय जो है उसमें शिक्षा संकल्प शिक्षा नीति 1986 में स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 22 क्वेश्चन, 22 है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक और निकल के आ रहा है, देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ कब हुआ? तो जो शिक्षा नीति थी 1986 उसके अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट हमारा है कारण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान करना, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान करना। तो अब देख लेते हैं हम हमारे ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं और इसका परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही है और आर गलत है। डी हमारा है ए गलत आर सही, ठीक है। तो हमारा यहाँ वैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर यहाँ पर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन, वर्ष 1974 में डॉक्टर बुच द्वारा संपादित पुस्तक
शिक्षा के अनुसंधान के सर्वेक्षण में शैक्षिक अनुसंधान के कितने क्षेत्र बताए गए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1974 में डॉक्टर बुच द्वारा संपादित पुस्तक शिक्षा के अनुसंधान के सर्वेक्षण में शैक्षिक अनुसंधान के कितने क्षेत्र बताए गए हैं? तो 16 क्षेत्र बताए गए हैं इसके। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 16। ठीक है, कितने क्षेत्र बताए गए? 16 क्षेत्र बताएंगे। किसके द्वारा? डॉक्टर बुच के द्वारा। ओके, और उनकी बुक किस पर आधारित थी? अनुसंधान के सर्वेक्षण पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 24 क्वेश्चन। संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क के प्रावधान कराने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी? ऑप्शन ए है बुनियादी शिक्षा योजना, बी है सार्जेंट योजना, सी है मॉन्टेसरी पद्धति और डी पत्राचार द्वारा शिक्षा। तो देखो, संविधान में प्राथमिक शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन है हमारी, उसको अनिवार्य और फ्री करने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? कौन सी योजना बनाई गई थी उस समय? तो बुनियादी शिक्षा योजना, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 25 क्वेश्चन, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ से क्वेश्चन एक और निकल के आ रहा है इसी क्वेश्चन में से। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में योगदान था। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या योगदान था। तो ऑप्शन ए है शिक्षा का औद्योगिकरण, बी है शिक्षा का पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण, सी है शिक्षा का राजनीतिकरण या डी 7 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ आंसर हमारा इसका होगा क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा है, देखिए हमारे ये क्वेश्चन भी आता है कि बुनियादी शिक्षा को बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है, वर्धा योजना भी बोला जाता है। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित की गई। ओके, तो क्या है इसमें? बुनियादी शिक्षा जो योजना बनी है उसका भारतीय शिक्षा में योगदान रहा है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है, बेसिक एजुकेशन जो है 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन, इसे हमें चेक करना है कौन सा सही मैच है। तो ऑप्शन ए है हमारा, देख लेते हैं ये 1 जो है 21, आर्टिकल 21 जो है शिक्षा का अधिकार, कौन सा सही सुमेलित है हमें ये बताना है। ठीक है, 21 शिक्षा का अधिकार, 2 है 28 आर्टिकल 28 काम पाने का अधिकार। ये थोड़ा सा राइटिंग है ना मिस्टेक है, काम पाने का अधिकार। आर्टिकल 350A मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता, आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो हमारा यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 1 2 3 और बी है 2 3 4, सी है 1 और 2 और डी 3 और 4। तो हमारे यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो 350A है वो मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता से संबंधित है। ठीक है, तो ये सही है हमारा। 21A ये तो सभी को पता ही है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये तो रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। तो 3 और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, देख लेते हैं हम। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही है। नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करना है। अब क्वेश्चन जो है हमारा ये देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हम इसमें से सही है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ सही है, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है, भारत में है। प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना है, यही तो इसका मोटो है मेन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, निम्न में से
सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य है। पहला है निरक्षरता में कमी लाना, दूसरा है 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। तीसरा है शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना। तो इनमें से पूछा है शिक्षा के लक्ष्य हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी है केवल 3 और डी ये सभी। तो देखिए ये सभी, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए शिक्षा के मतलब अच्छी एजुकेशन का जो मेन लक्ष्य होता है वो क्या होता है? निरक्षरता को कम करना, ठीक है। दूसरा है 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन सभी को जो बेसिक एजुकेशन है, प्रारंभिक एजुकेशन है ना, शिक्षा है, उसको प्रदान कराना, उसको प्रोवाइड कराना। शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना, ठीक है। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है हमारा इजी होना चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे की समझ में आना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बच्चे उसको कवर अप कर पाए, ठीक है। तो यानी हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 29 क्वेश्चन, निम्न का सही क्रम है। संवैधानिक आदेश, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा है 19 कृष्ण प्रस्ताव। तो इनका हमें सही सीक्वेंस बताना है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन ए है हमारा 1 2 3, बी है 2 3 1, सी है हमारा 3 2 1 और डी है कोई नहीं। इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा, ठीक है, और वो सही होना चाहिए आपकी तरफ से भी। देखिए जो है संवैधानिक आदेश, इसका मैं आपको बता देती हूँ ईयर हमारा क्या है संवैधानिक आदेश का हमारा है, तो 1950, ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कौन सी है? 1986, ठीक है। 19 कृष्ण प्रस्ताव हमारा आया है 1993, ठीक है। तो अब इसमें हम सीक्वेंस आराम से लगा सकते हैं। सही क्रम हमारा क्या है? तो 1 2 3, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान के आरंभ से 15 साल के भीतर राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा वो हमें यहाँ बताना है। तो देखिए क्या है, संविधान के आरंभ से यानी कि जब से संविधान बना और उसके 15 साल के भीतर राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा, पहला ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है। तो मैं यही बताऊंगी आंसर। हमारा केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक इसमें यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, तो ये उस समय नहीं आया था। मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये उस समय नहीं आया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 31 क्वेश्चन जो है यहाँ हमको मैच करना है। देखिए मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन हमारा फिर से आएगा, तो अब हम इसको इजीली मैच कर सकते हैं। 1993 में ऑप्शन ये देखते हैं हम, ए जो है वर्ष 1993, तो इसमें क्या आया था? 19 कृष्ण प्रस्ताव आया था, ठीक है, ये हमें याद हो ही गया है। अब बी है हमारा वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। वर्ष 1950 में संवैधानिक आदेश आए थे। तो ये कहाँ पर मैच हो रहा है? ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में सही कथन नहीं है। ए है हमारा ऑप्शन, वर्ष 2008 तक सभी बच्चों को 5 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करना। बी ऑप्शन है वर्ष 2010 तक के बच्चों को 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करना। सी है 2007 तक प्राथमिक स्तर पर लैंगिक असमानता को समाप्त करना। और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमें बताना है, देखिए
हमें यहाँ बताना है प्राथमिक शिक्षा के जो लक्ष्य है उसके बारे में हमें कथन कौन सा सही नहीं है वो हमें यहाँ बताना है। देखिए 2010 तक के बच्चों को 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करना, ये तो इसका लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा का। दूसरा जो है स्टेटमेंट जो सही है, वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर लैंगिक असमानता को समाप्त करना, ये भी इसका लक्ष्य था। लेकिन जो लक्ष्य नहीं था वो हमें यहाँ बताना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2008 तक सभी बच्चों को 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना, ये स्टेटमेंट प्राथमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ओके, तो ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 33 क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सामाजिक अंतराल को समाप्त करना। देखिए क्या है, 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अंतराल को समाप्त करना, यानी जो सामाजिक तौर पर भेदभाव होता है उसको समाप्त करना, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, वर्ष 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूलों में सभी बच्चों का होना। तो हमारा यहाँ पर बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है हमारा केवल एक, बी है केवल 2, या सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन है, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सामाजिक अंतराल को समाप्त करना है, ठीक है, जो भी भेदभाव है उस चीज़ को समाप्त करना है। 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूलों में सभी बच्चों का होना अनिवार्य माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 34 क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किससे संबंधित है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा से, बी है माध्यमिक शिक्षा से, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हमारा ए हो जाएगा, इसमें देरी नहीं करते हैं इतनी, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर ये गलत मार्क्ड है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है हमारा यहाँ पर संबंधित है, जो कि संबंधित है हमारा, एक मिनट मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है आंसर मेरा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा ही है, ये तो है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गलत यहाँ पर आंसर टाइप हो गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया मुझे भी, ये गलत आंसर टाइप हो गया, यहाँ पर ए आंसर आएगा, ठीक है, ए आएगा यहाँ पर, यहाँ सही कर देते हैं हम इसको, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में 35 क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में असत्य कथन नहीं है, इनमें से असत्य कथन नहीं है। देखिए दोस्तों, जो ये ना असत्य और सत्य ये बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और अपना कन्फ्यूजन क्लियर करके तब आंसर मार्क कीजिए। आपको आंसर आता है उस क्वेश्चन का, बट आप ये सत्य और असत्य के चक्कर में ना हमारा आंसर गलत हो जाता है कई बार। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ए है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, बी है 2 बड़े बड़े कमरों का भवन हो, सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभ आरंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में असत्य कथन नहीं है, हमें बताना है कौन सा सच नहीं है, बट ये तो सारे स्टेटमेंट सही है ना, इन्होंने बोला है, बस यही हमें ध्यान देना है कि कौन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कन्फ्यूज़न इतना क्रिएट कर दे। देखो असत्य कथन नहीं है यानी कि जो झूठ नहीं है, ठीक है, असत्य नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है 36 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जिला प्रारंभिक शिक्षा केंद्र का शुभ आरंभ वर्ष 1993 में किया गया। दूसरा है इसका प्रमुख उद्देश्य जन जन तक शिक्षा की पहुंच बनाना है। तीसरा है इस योजना का शुभ आरंभ देश के 8 राज्यों में किया गया था। उपरोक्त तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, या बी है केवल 2, सी केवल 3, या डी हमारा है इनमें ये सभी,
ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर वैसे होगा सी ऑप्शन है। इसमें से जो है थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है, इस योजना का शुभारंभ जो है देश के 8 राज्यों में किया गया है। ठीक है, हमें पूछा था तीनों कथनों में से कौन सा सही है, तो थर्ड ऑप्शन जो है केवल सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा 37 क्वेश्चन है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में सही कथन है। तो पहला है, इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई। दूसरा है, वर्तमान में यह कार्यक्रम 18 राज्यों के 248 जिलों में क्रियान्वित है। तीसरा है, इस योजना को का खर्च जो है स्क्रीन बैक चली गई थी। सॉरी दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर है ना 36 क्वेश्चन पर थे हम लोग। देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जिला प्रारंभिक शिक्षा केंद्र का शुभारंभ वर्ष 1993 में किया गया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है ना, राइट। 36 क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। तो 37 हमारा क्वेश्चन है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में कथन, सही कथन कौन सा है ये बताना है। पहला है हमारा, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा की गई। दूसरा है, वर्तमान में यह कार्यक्रम 18 राज्यों के 248 जिलों में क्रियान्वित है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना का खर्च जो है 80:20 के अनुपात में विभाजित है। चौथा है, यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से देश में चलाया जा रहा है। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो हमारा क्या है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही है, प्रारंभिक जो शिक्षा कार्यक्रम है उसके बारे में हमें सही कथन बताना है। देखो जो है हमारा यहाँ पर सही कथन है। देखो पहला हमारा जो है, इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई, ठीक है। प्रारंभिक जो शिक्षा कार्यक्रम है वो किसने चलाया? केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा, वर्तमान में यह कार्यक्रम जो है 18 राज्यों और 248 जिलों में क्रियान्वित है, ये भी सही है। और ये गलत है हमारा, 80 और 20 के अनुपात में विभाजित नहीं है, ये हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, 80-20 के अनुपात में विभाजित नहीं है ये। अब आता है हमारा यह फोर्थ स्टेटमेंट, यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से देश में चलाया जा रहा है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2, 4। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 38 क्वेश्चन, कथन है हमारा ए, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। कारण देख लेते हैं, इस कार्यक्रम की वहन राशि 85:15 अनुपात में विभाजित है। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य को प्राप्त करना है, सही है। ठीक है, और इस कार्यक्रम का वहन राशि क्या है? 85:15 अनुपात में विभाजित है। इसका मतलब ये है, देखो 85:15 रेशियो का मतलब क्या है, यानी कि 85 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये जो ये है हमारा 15 जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये इसका ये मतलब होता है। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें से व्याख्या तो हो ही नहीं रहे, सी और डी ऑप्शन हम निकाल ही देते हैं पहले ही। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, व्याख्या नहीं कर रहे लेकिन दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखो, जो स्टेट प्राइमरी एजुकेशन है प्रोग्राम है उसका मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण के लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे कार्यक्रम की वहन राशि जो है, तो उसमें 85% जो होता है हमारा, 85 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहन करती है, 15 हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हमारा 39 क्वेश्चन, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी है पंजाब और डी हरियाणा। तो आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन पंजाब बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 40 क्वेश्चन, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने राज्यों और जिलों में प्रारंभ किया गया था? अभी हमने ऊपर ये सॉल्व किया है। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो कितने राज्यों और जिलों में प्रारंभ किया गया जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 राज्य और 46 जिले, बी है 7 राज्य 42 जिले, सी है 10 राज्य 75 जिले और डी है हमारा 18 राज्य और 200 जिले। देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ऑप्शंस में, बट इन ऑप्शंस में हमारा आंसर क्या होगा, ये ऑप्शंस में मुझे गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। तो बट इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर यहाँ पर जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने राज्य, प्रारंभ में पूछा है प्रारंभ में कितने राज्यों में शुरू हुआ था, तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। 7 राज्य थे और 42 जिले थे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए है यह सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख अंग है, बी इस अभियान का शुभ आरंभ वर्ष 1996 में किया गया है, सी है ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो स्कूल चलो अभियान से संबंधित हमारा कथन कौन सा सही है, तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। यह सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख अंग है और दूसरा इस अभियान का शुभारंभ 1996 में किया गया था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि हमारा थर्ड सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 42 क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। दूसरा है इसके लिए मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील व्यवस्था का विस्तार किया गया है। तीसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। फोर्थ है राजस्थान में सचल विद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये सभी स्टेटमेंट स्कूल चलो अभियान से संबंधित हैं और सभी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट सभी सही हैं। तो उपरोक्त यहाँ ये देखिए उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी आंसर हमारे यहाँ पर सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 43, निम्न कथनों आएगा यहाँ पर। ठीक है, कथनों, ठीक है कथनों, ये गलत हो गया यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। चलो आप समझ जाइए इसको। ठीक है, कथनों, ओके, पर विचार कीजिए। पहला है स्कूल चलो अभियान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य खर्च का अनुपात 75/25। ठीक है, 25 है। दूसरा है बिहार में चरवाहे विद्यालय की स्थापना की गई है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हैं। स्कूल चलो अभियान में देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मध्य खर्च का अनुपात है वो 75/25 है। ठीक है, यहाँ आपको समझना होगा ये 75 हमारा यहाँ किसका आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, एंड ये जो 25 है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो सी यहाँ सही हो जाएगा। अब हमें यहाँ मैच करना है 44 क्वेश्चन जो है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, स्कूल चलो अभियान, मिड डे मील, साक्षरता मिशन। यहाँ हमें बताना है, मैच करना है कौन सा किससे सही मैच हो रहा है। तो ए जो है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जो है 1993 में बना, यहाँ हम मैच करते हैं। चलिए 1993। स्कूल चलो अभियान जो है
1996 में। मिड डे मील जो है 1995 में शुरुआत हुई। साक्षरता मिशन 1988। ओके, तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ए का हमारा है 4, ए का 4 यहाँ पर 2 में आ रहा है, यहाँ 2 में आ रहा है ए का 4। अब देखते हैं बी का 1, बी का 1 यहाँ पर है, तो हमारा यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। बी का 1 आ गया है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सही हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 44 का आंसर ए मध्याह्न भोजन योजना है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, बी है राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित, सी है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दोनों द्वारा प्रायोजित। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। मध्याह्न जो भोजन योजना है, मिड डे मील जो प्रोग्राम है, वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। ओके, ए ऑप्शन सही है। 46 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिड डे मील योजना का शुभारंभ 2408 ब्लॉकों से किया गया है। दूसरा है वर्ष 1997 से 98 से इसका विस्तार देश के सभी ब्लॉकों में कर दिया गया है। तीसरा है वर्ष 2010 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को भी दूसरे दायरे में ला दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है हमारा केवल 1, बी है हमारा 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है ये सभी। तो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। मिड डे मील जो योजना है उसका शुभारंभ 2408 ब्लॉकों में हुआ था। वर्ष जो 1997 है 1978, ठीक है, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसका विस्तार यानी कि मिड डे मील का विस्तार सभी देश के, है ना, देश के सभी ब्लॉकों में कर दिया गया 1997 से लेकर के 1998 तक, यानी कि 1 साल के अंदर देश के सभी ब्लॉकों में कर दिया इसका विस्तार। वर्ष 2010 तक, ठीक है, 10 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को भी दूसरे दायरे में ला दिया गया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा 47 क्वेश्चन, भारत सरकार की जिला आधारित योजना है। तो ए है मिड डे मील, बी जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, सी सर्व शिक्षा अभियान और डी है स्कूल चलो अभियान। तो यहाँ क्या होगा आंसर हमारा? भारत की सरकार की जिला आधारित कार्य योजना जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए ICDS 48 क्वेश्चन, ICDS तथा आंगनवाड़ी किसके कार्यक्रम हैं? किसके कार्यक्रम हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, बी है सर्व शिक्षा अभियान, सी स्कूल चलो अभियान और डी है उपरोक्त सभी। आंसर आपने सभी ने देख लिया है, तो इसका आंसर बी ही बिल्कुल सही है, सर्व शिक्षा अभियान। ICDS इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 क्वेश्चन हमारा है। 49 क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। निम्न में से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? अब ये हमें बताना है। इसमें से ऑप्शन है हमारे पास ए बैक टू स्कूल में बच्चों को लाना, बी है वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आंसर हमारा जाएगा, देखो बैक टू स्कूल बच्चों को लाना, ठीक है, वर्ष 2010 तक के सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, निम्न में से छात्रों के प्रवेश की समस्या से संबंधित है। ऑप्शंस हैं ए विद्यालयों की दूरी, सी बी है हमारा सामाजिक कुरीतियाँ, सी अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता और डी उपरोक्त सभी। देखो स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है,
तो उसका कारण क्या है, हमें ये पूछा है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। छात्रों के प्रवेश की समस्या से संबंधित है, ठीक है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो रहा है उसका कारण क्या है, हमें वो बताना है। देखो, विद्यालय की दूरी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये कारण सही है। सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ये भी सही है। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता, यस, कुछ पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एजुकेशन को फिजूल मानते हैं, ठीक है। जो गरीब परिवार के होते हैं उनका एक तो मजबूरी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले सकते, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला सकते, ठीक है। तो अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता भी एक कारण होता है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, जो छात्रों के प्रवेश की समस्या से संबंधित है। ये सभी कारण हैं हमारे जो एडमिशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। 50 का आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा के व्यवसायीकरण का गुण है। ऑप्शन ए है श्रम का महत्व, बी है बौद्धिक क्षितिज का विस्तार, सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, निम्न में से शिक्षा के व्यवसायीकरण का गुण है। व्यवसायीकरण का गुण, तो दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है श्रम का महत्व, बी है बौद्धिक क्षितिज का विस्तार, या सी ए और बी दोनों, और जो है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हमारा यहाँ पर होगा, हमारा आंसर यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी, सॉरी, इसमें हमारा आंसर होगा, देखिए, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, ठीक है। हाँ, नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मेरे माइंड में दूसरा क्वेश्चन चल रहा था तो इसलिए आई एम सॉरी फॉर दिस। सी ऑप्शन हमारे यहाँ सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। व्यवसायीकरण के गुण जो है हमारे, श्रम का महत्व होता है, उसमें बौद्धिक क्षितिज का विस्तार भी होता है। तो यहाँ ए और बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, व्यवसायीकरण से संबंधित है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा निम्न में से सम्मिलित नहीं है। तो कौन से सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है। हंटर आयोग जो है 1881, वुड्स डिस्पैच 1854, हर्टोंग कमेटी 1929, और डी है सार्जेंट प्लान 1944। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा हमारा यहाँ गलत है, हमें क्या बताना है यहाँ पे, कौन सा हमारा गलत है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर गलत है। हंटर आयोग जो है हमारा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ हंटर आयोग जो है ये गलत हो जाएगा। 1881 नहीं है, ये 1882 है। तो ये हमारा ऑप्शन ये गलत है, लेकिन हमारा आंसर ए ही है, ठीक है। 53 हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न का सही क्रम है। अब हमें यहाँ पर क्रम बताना है, देखिए दोस्तों, क्रम बताना है हमें इनका, ठीक है। ये कूद दिया हुआ है नीचे। हाँ, पहला है हार्टोंग कमेटी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं ना, हार्टोंग कमेटी, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा 1929 में। कोठारी आयोग हमारा कब आया, कोठारी आयोग, हंटर आयोग हमारा है 1882, कोठारी आयोग 1964, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या है, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग हमारा कब आया दोस्तों, मुदालियर आयोग का है जो हमारा ईयर है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, 1952 इसका आंसर, ठीक है, 1952, यस। अरे नहीं दोस्तों, एक बार क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना स्लो करा रही है, कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, कि माइंड में डाउट चलता रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट यहाँ ज़रूरी है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ सीक्वेंस बताना है, सही क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले क्या बना, हार्टोंग कमेटी 1, ठीक है, सबसे पहले सॉरी, हंटर आयोग बना है 1882, ठीक है, 1882, 3142, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है,
3142 हमने निकाल लिया, अपने आप ही निकाले। देखिए आप राइट, जिसको भी नहीं पता है तो वो राइट डाउन कर सकते हैं। ईयर्स, इनके ईयर्स पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग करने के पूछे जाते हैं। एक तरफ ईयर्स लिख देंगे, एक तरफ कमेटी लिख देंगे और आपको मैच करने के लिए कहेंगे, तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, शिक्षा को 2 भागों में बांटने का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन ए है हमारा वुड्स आयोग ने, बी है हंटर आयोग ने, सी कोठारी आयोग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा को 2 भागों में बांटने का सुझाव किसने दिया था? शिक्षा को 2 भागों में बांटने का सुझाव सबसे पहले हंटर आयोग ने ही दिया है। ये हंटर आयोग, बी ऑप्शन हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 55 क्वेश्चन, निम्न में से हार्टोंग कमेटी की सिफारिश है। ऑप्शन ए है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविधता लाई जाए, बी प्रांतों में तकनीकी वाणिज्य स्कूलों की स्थापना करना, सी है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाए, और डी उपरोक्त सभी। तो हार्टोंग जो कमेटी थी उससे संबंधित हमारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, ये सभी सही हैं। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविधता लाई जाए, बी है हमारा प्रांतों में तकनीकी और वाणिज्य स्कूलों में स्थापना की जाए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो यहाँ है ना, डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा हार्टोंग कमेटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 56 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से मुदालियर आयोग से संबंधित कथन है। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को पुनर्गठित करना, दूसरा है स्नातक के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को त्रिवर्षीय किया जाए, सी है पाठ्यचर्या में विविधता लाई जाए। अब यहाँ देख लेते हैं कूट। ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, या डी ये सभी। तो मुदालियर आयोग से संबंधित ये कथन सभी संबंधित है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को पुनर्गठित करना, ये भी संबंधित है मुदालियर आयोग से। स्नातक के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को त्रिवर्षीय बनाया इन्होंने, ठीक है। पाठ्यक्रम में विविधता लाए, ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम में क्या ना वेराइटीज़ दी इन्होंने, ओके। तो ये सभी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 57, कुलदेव स्वामी कार्यदल का गठन किया गया है। ऑप्शन ए है वर्ष 1980, बी है वर्ष 1982, सी है वर्ष 1985, डी वर्ष 1987। तो आंसर हमारा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है सी ऑप्शन सही होगा, कुलदेव स्वामी कार्यदल का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा 58 क्वेश्चन, कार्यदल वर्ष 1985 के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के वर्गीकरण में है। ऑप्शन ए है कृषि पाठ्यक्रम, बी है वाणिज्य पाठ्यक्रम, सी गृह विज्ञान पाठ्यक्रम, और डी ये सभी। तो जो कार्यदल जो था 1985 में निर्मित, उसके अनुसार जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम बना, उनके जो डिवीज़न है उसमें क्या क्या है, तो कृषि पाठ्यक्रम है, वाणिज्य पाठ्यक्रम है, गृह विज्ञान पाठ्यक्रम है, तो ये सभी हैं उसमें, ठीक है, ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर के छात्रों को प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए है कक्षा 10 तक के छात्रों को, बी निर्विद्यालयी विद्यालय छात्रों को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार के छात्रों को प्रदान की जाएगी, तो देखो स्टूडेंट, अब देखो ये क्या है ना, कक्षा 10 तक के छात्रों को भी दी जाती है व्यावसायिक शिक्षा, कि कैसा प्रोफेशन है, उसमें कैसी एजुकेशन चाहिए होती है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। और जो बी है निर्विद्यालय, यानी कि जो विद्यालय नहीं जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो भी व्यवसाय में करते हैं, वो भी व्यावसायिक चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ सही है, ए और बी दोनों ही यहाँ सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न का सही क्रम हमें बताना है। पहला है मुदालियर आयोग, दूसरा है कार्यदल समिति, तीसरा है सार्जेंट प्लान, चौथा है कोठारी आयोग, ठीक है। अभी हमने देखा इसका, हमने ये देखा कि मुदालियर आयोग जो है
मुदालियार आयोग कब बना? 1952। ओके। कार्यदल बना है 1985 और ये है हमारा 1964। सार्जेंट प्लान में एक बार कंफर्म करती हूँ आप लोगों के लिए। सार्जेंट प्लान हमारा है, एक बार कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका मुझे कंफर्मेशन है। यस, 1944। देखिए दोस्तों, जो भी गलती होती है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी न्यू वीडियो बनाना स्टार्ट किया है जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए, अब हमें इसका सही क्रम बताना है, ठीक है। सही क्रम हमें बताना है 1944, तो थर्ड पहले आएगा, सार्जेंट प्लान पहले आएगा, सार्जेंट प्लान पहले आएगा। ओके, उसके बाद में हमारा आएगा मुदालियार आयोग, यानी कि 3142। ओके, 3142 हमें मैच करना है, 3142, तो ए ही ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर सही, ठीक है। देखिए, मुदालियार आयोग जो है कब बना? 1952 में बना है। कार्यदल समिति अभी हमने पढ़ा है 1985 में। सार्जेंट प्लान जो है 1944 में है, आया है, और कोठारी आयोग जो है 1964 में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। यहाँ वीडियो होती है पूरी, ओके। सभी क्वेश्चंस होते हैं, हमने 60 क्वेश्चंस यहाँ कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कौन से टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो है, मैं एक बार बता देना चाहती हूँ, दूसरा ही चैप्टर है हमारा शिक्षण अभिरुचि का। जो दूसरा चैप्टर है, आप लोगों के पास सबके पास में सिलेबस होगा ही, जो भी टीचिंग इसकी लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो है टॉपिक जो है शिक्षा दक्षता एवं संप्रेषण, इससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और जो भी तैयारी कर रहे हो उन्हें शेयर करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, तो दोस्तों अब मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। जुड़ जाइए मेरे साथ में अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है। और मैं कहना चाहती हूँ फीमेल्स के लिए, पहले फ़ीमेल्स का एक्चुअली वो काफ़ी जिम्मेदारियों से घिरी होती है। मैं फ़ीमेल्स को ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद देखो काफ़ी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरी हुई हूँ। मैं खुद मैरिड हूँ, ठीक है, और मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं। उनको कैसे मैनेज करना है, एंड मैं खुद फैमिली में रहती हूँ, कैसे मैनेज करना है, स्टडी भी करनी है, क्योंकि मेरा खुद का एम है। अभी मैं जॉब करती हूँ, बट ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मेरा सपना यही था कि गवर्नमेंट जॉब लूँ। जॉब तो करती हूँ मैं, बट दोस्तों बस यही है कि हर फीमेल जो औरत होती है उनका बचपन से सपना होता है हम पढ़े लिखे हैं, तो हम एजुकेटेड हैं, तो हम अपने पैरों पे खड़े हों, बस इतनी सी इच्छा होती है हर औरत की। तो दोस्तों, फीमेल्स प्लीज़ अपनी स्टडी पर फोकस रहिए और हिम्मत कीजिए, मोटिवेट रहिए, हमेशा डीमोटिवेट मत होना कभी भी, ठीक है। बस यही कहना है मुझे। अब मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन, बाय बाय।